दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो में बातचीत के मंच पर उपस्थित हैं बहुत चर्चित, बहुविख्यात व्यंगकार अनूप शुक्ला जी। अनूप शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे बातचीत के मंच पर। धन्यवाद। और हमारे सभी साथियों का भी स्वागत है। सभी को नमस्कार। मैं जरा अनूप जी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी जो मेरे पास है वो मैं आप लोगों को दे रहा हूं, बाकी तो इनसे हम बातचीत करेंगे ही। अनूप जी जैसा कि मैंने बताया कि व्यंगकार हैं, लेकिन ये जो है इन्होंने बीए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में किया है, बीई, और एमटेक मशीन डिजाइन में। आजकल ये भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आयुष वस्त्र निर्माणी शाहजहांपुर में महाप्रबंधक हैं। इनका जन्म जो है वो 1963 में हुआ था और कानपुर में, मतलब ये कानपुर की पैदाइश है, मतलब कानपुर में इनका जन्म हुआ था। इनकी 6 किताबें आ चुकी हैं: पुलिया पर दुनिया, बेवकूफी का सौंदर्य, झाड़े रहो कलेक्टरगंज, सूरज की मिस्ड कॉल, घुमक्कड़ी की दिहाड़ी, आलोक पुराणी, व्यंग का एटीएम। इनको सम्मान मिला है सूरज की मिस्ड कॉल पर उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से 2017 का सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय सम्मान, और घुमक्कड़ी की दिहाड़ी पर वर्ष 2018 का बाबू गुलाब राय सम्मान। अनूप जी की कुछ खासियतें भी हैं, जैसे कि ये ब्लॉग लिखते हैं। 2 ब्लॉग हैं इनके, एक तो फुर्सतिया 2004 से ये रेगुलर चला रहे हैं, फिर इनका चिट्ठा चर्चा 2005 से। और इनकी एक खासियत ये है कि ये जब किसी कार्यक्रम की रिपोर्टिंग करते हैं तो उसमें भी व्यंग का पुट होता है। बहुत शानदार रिपोर्टिंग होती है, आदमी को पता भी नहीं चलता है कि हम उस प्रोग्राम में गए थे कि नहीं गए थे, क्योंकि वो एकदम आंखों देखा हाल, जैसे महाभारत में संजय सुनाते थे धृतराष्ट्र को, तो हम सारे धृतराष्ट्रों को ये सुनाते हैं वो जो रिपोर्टिंग है। अनूप जी, अब हम बातचीत आपसे करना चाहते हैं। आपका परिचय तो मैंने दे दिया है, आप और भी कुछ अपने बारे में बताना चाहेंगे? नहीं, बस फिलहाल तो यही है, आप बता चुके हैं और हमारे दोस्त इससे अलग अलग तरीके से जानते हैं। आपने विख्यात कहा, तमाम दोस्त हमको कुख्यात कहते हैं, और अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हूँ मैं, लेकिन सभी को पता है मेरे बारे में जो मुझसे जुड़े हुए हैं, तो और कुछ बताना मैं नहीं चाहूंगा। फिलहाल मैं ऑर्डिनेंस क्लॉथिंग फैक्ट्री शाहजहांपुर में महाप्रबंधक के पद पर हूँ, और यहीं पे फिलहाल शाहजहांपुर से मैं आपसे रूबरू बातचीत कर रहा हूँ। ये आयुध वस्त्र निर्माण, ये मतलब ये क्या होता है? मतलब बुलेट प्रूफ वगैरह होता है, क्या क्या होता है? असल में देखिए, आयुध वस्त्र निर्माणी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज की एक इकाई है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज भारत के रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ये विभाग है। इसमें देश के विभिन्न स्थानों पर 42 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं, जो कि फौज के लिए, एयरफोर्स के लिए, नेवी के लिए सामान बनाती है। और अपने देश का ये सबसे पुराना संस्थान है। 1802 में पहली ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज की स्थापना हुई थी, 218 साल हो गए हैं। तो ये फौज के लिए हजारों तरह के सामान बनाते हैं, और हम लोग जो है, हमारे ख्याल से दुनिया का एक ऐसा अकेला संस्थान होगा जो इतने विविध प्रोडक्ट्स आर्मी की सेवा के लिए, जो देश की सेवा के लिए हम लोग बनाते हैं। हम लोग कपड़े बनाते हैं, हम लोग तोप बनाते हैं, हम लोग रिवॉल्वर बनाते हैं, हम लोग ये राइफल बनाते हैं, हम लोग जो है टैंक बनाते हैं और ट्रक बनाते हैं। और जो आप कम से कम 1000 प्रोडक्ट्स होंगे जो कि हम लोग आर्मी को और एयरफोर्स को, देश की सशस्त्र सेनाओं को और पैरामिलिट्री फोर्सेस को हम लोग सप्लाई करते हैं, पुलिस फोर्सेस को भी। उसी के अंतर्गत ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री शाहजहांपुर है, जो कि 1914 में संस्थापित हुई थी।
और अभी ये 106 साल हो गए हैं इस पर निर्माणी को बनाते स्थापना हुए। और यहाँ पर हम लोग मूलतः कपड़े बनाते हैं, ड्रेस मटेरियल बनाते हैं। और हमारी फैक्ट्री में जो हाई एक्सक्लूसिव गारमेंट, एक्सक्लूसिव जो ईसीसी गारमेंट है, एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट वाले जो गारमेंट है, वो हम लोग बनाते हैं, जो कि फौज के लोगों की रिक्वायरमेंट होती है। अच्छा, तो ये बताइए कि आपने तो बी मैकेनिकल में किया, उसके बाद से आपने एमटेक किया। ये जो मतलब व्यंग की तरफ, लेखन की तरफ आपका रुझान कैसे हो गया? ऐसे ही जैसे व्यंग इंजीनियरिंग, देखिए अपने मध्यम वर्गीय परिवारों में आप जानते हैं कि जो लड़के लोग होते हैं, जो ठीक ठीक पढ़ने वाले होते हैं, वो इंजीनियरिंग और मेडिकल में चले जाते हैं, और किसी दूसरे में चले जाते हैं, और किसी तीसरी ब्रांच में चले जाते हैं। तो मैं पढ़ने में ठीक ठाक था, तो हम लोग जैसा उस समय का चलन था, इंजीनियरिंग के लिए हम लोगों ने इम्तहान दिया, सिलेक्शन हो गया, इंजीनियर बन गए। और इंजीनियर बनने के बाद फिर हम जो है ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में आ गए। इसके साथ जो जिंदगी भी बहुत बड़ी चीज होती है, तो जिंदगी के अनुभव हैं, लोगों से बातचीत करना है, पढ़ना है, मिलना है, जुलना है, उससे जो लिखने का, व्यंग लिखने का भी ताना बाना बना, और मैं लिखने लगा जो। ऐसे ही हमारे ख्याल से और तमाम लोगों के साथ भी होता होगा। नहीं, तो आपने व्यंग से ही शुरुआत की कि कविताएं वगैरह आपने लिखी? शुरुआत में जब हम लोग पढ़ते थे बचपन में, तो शौक हमारा जो कविता पढ़ने का, बेसिकली हम लोग जब कक्षा 1 से 5 तक पढ़ते थे, तो याद है हम लोग, हमारे गुरुजी थे पंडित श्याम किशोर अवस्थी थे, तो रामचरितमानस की चौपाइयाँ हम लोगों को सिखाते थे, और भी कविताएं सिखाते थे, और अंताक्षरी कराते थे। तो वहां से हम लोगों का पहला शौक बना, जो साहित्य से रुझान हुआ। फिर अच्छी कविताएं याद करना, अच्छे जो है लेख आगे पढ़ना। तो उसी से पढ़ते पढ़ते फिर कहीं जब इंजीनियरिंग कॉलेज में गए होंगे, काफी टाइम मिला होगा, तो वहां लिखना पढ़ना शुरू किया होगा हम लोगों ने, जहाँ तक मुझे लगता है, याद है। तो मैंने पढ़ना तो ये आ गया समझ में, मतलब ये है कि जो स्वतंत्र लेखन, मतलब आपने विधा एक मतलब व्यंग विधा वो पहले शुरुआती लेख हमने इंजीनियरिंग कॉलेज में ही लिखे थे। और इंजीनियरिंग कॉलेज में पत्रिकाएं छपती हैं, जो इंजीनियरिंग कॉलेज में वार्षिक पत्रिकाएं छपती हैं, क्लब की मैगजीन छपती हैं, तो वहां पर हम लोगों ने पहले लेख लिखे थे। और मुझे याद अभी आ रहा है कि जब हम और हमारे दोस्त विनय अवस्थी थे, वो दोनों मिल करके हम लोग सृजन करके हस्तलिखित पत्रिका निकालते थे, और अपने हाथ से कुछ कुछ लिखते थे, कुछ कविताएं, कुछ समाचार, कुछ हास्य व्यंग के समाचार, और वो मेस में लगा देते थे। और वो हमें लगता था कि वो काफी पॉपुलर था, तो हम लोगों ने कई अंक उसके निकाले। उसका भी योगदान रहा इन सब चीजों में, कि लिखने पढ़ने का शौक आगे बना रहा। आपने व्यंग लिखना शुरू किया, तो ये बताइए कि मतलब एक सवाल है मेरे दिमाग में कि व्यंग ही क्यों? कुछ बेसिकली मुझे लगता है कि जिस माहौल में मैं रहा, पला बड़ा, जो अवध के ये एरिया है, गांव का और हमारा शहर का भी जो है, तो घर परिवार में भी हंसी मजाक की परंपराएं रहती हैं, और जो है हंसी मजाक की, और घर परिवार में एक दूसरे से मजाक की भी। तो उस वहाँ के लोग मुझे लगता है कि आदतन मजाकिया टाइप के होते हैं। और फिर बाद में हम लोगों ने आगे पढ़े जो व्यंग लेख, और उससे उससे मुझे उस पर रुझान बना। और शुरुआती हम लोगों ने जब ब्लॉग बनाया था, मोस्टली थोक में हमारी लिखाई पढ़ाई जो ब्लॉग से ही शुरू हुई 2004 में, जब मैंने ब्लॉग बनाया, तो वहां से कुछ जो लिखाई पढ़ाई हुई, कुछ लोगों ने हमारे व्यंग्यात्मक जो लेख है उनको पसंद किया, तो फिर उसी तरह से हम लोग आगे बढ़ गए उसमें। इस बीच में राग दरबारी पढ़ चुके थे हम लोग, हरिशंकर प्रसाई जी को पढ़ चुके थे, तो उनका भी कुछ प्रभाव उनके शैली का रहा। और उसी तरह से मुझे लगता है कि ऐसा कुछ हुआ होगा कि व्यंग लिखने लगे, या जो लिखने लगे उसको लोग कहने लगे ये व्यंग है, और जो है उसी रास्ते में हम आगे बढ़ गए।
मुझे याद है कि आप जो आपने बहुत सारे आलेख ऐसे लिखे हैं, जब आप सुबह घूमने जाते थे तो कोई ना कोई आपको एक कैरेक्टर मिल जाता था जिस पर आपने लिखा है, और काफी इस पर लिखा है आपने। तो ये भी आपके दिमाग में कैसे आ गया? ये असल में जब मैं वकील फैक्ट्री जबलपुर में सर्विस करता था, तो वहां पर मैं मेस में रहता था, परिवार हमारा कानपुर में रहता था। तो फैक्ट्री से मेस करीब 500-600 कदम पे होगी। तो बीच में एक पुलिया पड़ती थी, तो वहां पर लोग मिलते थे और उनसे हम बात करते थे। तो मैं उनके बारे में फोटो डालता था, उनके बारे में लिखता था। तो वो करते करते जब और उसके बारे में उस पे लोगों के कमेंट आते थे, तो धीरे धीरे करते करते वो पुलिया हमारे जो दिनचर्या में शामिल हो गई। सवेरे जाते थे, दोपहर में आते थे, फिर लंच में लौटते थे, शाम को लौट के आते थे। तो कोई ना कोई किरदार वहां पे मिलता था, और वो किरदार धीरे धीरे उनसे रिपीटिशन होने लगा, मिलने लगे, और उनमें से तो उनके बारे में लिखता था। उसी को कंपाइल करके मैंने 2004 में पुलिया पर दुनिया किताब बनाई, और उसमें से एक उसके किरदार हमारे जो जबलपुर में थे, उनको हमारे दोस्त मुझसे ज्यादा मुझे लगता है पसंद करते हैं। एक रामफल थे जो फल बेचने वाले, और जो एक लड़की है, और जो तमाम वहां पे किरदार हैं। तो उनसे मिलने जुलने में हमको लगा कि हर आदमी एक अपने आप में एक महाकाव्य होता है, महाआख्यान होता है, अपने आप में एक बड़ी कहानी होता है। हमारे पास फुर्सत नहीं होती है लोगों को उनसे उनके बारे में जानने की, उनके बारे में पहचानने की। जब उनको हमने मिलना शुरू किया, तो उनसे मुझे रुचि बढ़ी, और वो मेरी दिनचर्या में शामिल हो गया। और मैं साइकिल से घूमने जाता था, लोगों से मिलता था, उनके बारे में लिखता था। और कई लोग तो जो है उसका इंतजार करते थे, बल्कि जिस दिन मैं नहीं लिखता था तो मुझे फोन करके कहते थे कि आपका आज का सवेरा का चिट्ठा नहीं आया। हमारे मथुरा के वकील साहब हैं, शायद वो सुन भी रहे हो इसको, सुरेंद्र मोहन शर्मा जी। तो वो कहते थे कि जब उन दिनों शायद वो बीमार थे, तो लेटे लेटे हमारा उसको पढ़ा करते थे। तो अब वो हमारे आपके लेखन को, जबकि मैं कम लिख पाता हूँ वृत्तांत, तो कहते हैं, शिकायत करते हैं कि आपका जो है पुराना लेखन कहाँ गया, आप तो जो है खाली रिपीट करने लगे हैं, नया कुछ नहीं लिखते हैं, आपकी साइकिल कहाँ चली गई। तो इस तरह के जो नए नए लोग मिलते हैं, वो उनमें मेरी रुचि होती है, लोगों को जानने के, जो जानते हैं, तो उसको लिखने में भी अच्छा लगता है मुझे। तो ये बताइए कि आप अपने को ब्लॉग लेखक या डेली सुबह सुबह की कहानी लिखने वाला मानते हैं, या आप अपने आप को एक व्यंगकार मानते हैं? मैं बेसिकली हमारे आलोक पुराणिक जी कहते हैं कि भाई मैं व्यंगकार छोड़ के, व्यंगकार का लालच मुझे नहीं करना चाहिए, मुझे वृत्तांतकार के रूप में अपने आप को परिभाषित करना चाहिए, क्योंकि मैं वृत्तांत लेखन बहुत अच्छा करता हूँ, जैसा उनका कहना है। तो व्यंग भी बेसिकली अभी लोग व्यंग को विधा के रूप में स्थापित करवा लिया है, चाहे लोगों ने जैसे भी कहे, लेकिन जैसा परसाई जी कहते हैं कि व्यंग तो एक स्पिरिट है, वो हर जगह आ सकती है, लेखन में भी आ सकती है, व्यंग मतलब लेख में भी आ सकती है, कविता में भी आ सकती है, नाटक में भी आ सकती है, तो मेरे वृत्तांत में भी आ जाती है। मैं जो रिपोर्टाज लिखता हूँ मिलने जुलने के, उसमें भी आ सकती है। तो क्या कहलाना चाहूंगा मैं, मेरे दोस्त जिस रूप में मुझे पसंद करते हैं, मैं उनके लिए वही हूँ। और मैं तो जो लिखना चाहता हूँ कि कब जो मौका मिले अपने आप को अभिव्यक्त कर सकूं, वही करना है। मेरा कोई जिद नहीं है कि मुझे कोई व्यंगकार माने, या वृत्तांतकार माने, या कवि माने, या लेखक माने, या कुछ ना माने। मैं बेसिकली अपनी जिसमें अच्छा लगता है उसी में लिखने की कोशिश करता हूँ। कुछ लोग ऐसे मेरे मित्र हैं जो मुझे व्यंगकार मानते ही नहीं, कि इनको व्यंग लिखना नहीं आता है। मैं उनकी बात ही मान लेता हूँ कि हाँ, मुझे व्यंग लिखना नहीं आता है। और लेकिन जो है हमारे कुछ लोग हैं, जैसे अरविंद तिवारी जी हैं, वो कहते हैं कि हमारे व्यंग की समझ बहुत अच्छी है, बल्कि वो जब भी कभी बात होती है तो तीसरे लाइन में कहते हैं कि हमको उपन्यास लिखना चाहिए। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि उपन्यास हम कब लिख पाएंगे, या लिख भी पाएंगे या नहीं कभी लिख पाएंगे। आपको शायद पता नहीं, आपकी एक और खासियत है
आप कई लोगों के प्रेरणा स्रोत हैं। मेरे इस बातचीत के मंच पर 2-3 लोग आ चुके हैं, और जब मैंने उनसे पूछा कि आपने व्यंग लिखना क्यों शुरू किया, तो उन्होंने कहा कि मैंने अनूप शुक्ला जी से सीखा है, या अनूप शुक्ला जी का नाम किसी ने रेकमेंड किया कि आप उनसे सीखिए, उनकी भाषा से सीखिए, उनकी शैली से सीखिए। तो आप व्यंग के गुरु भी तो हैं। गुरु का कानपुर में, बनारस में गुरु जो है हजारों में नहीं होते हैं, और गुरु का मतलब तमाम सारे खतरनाक मतलब भी होते हैं। नहीं, और गुरु सच्चाई के लिए, गुरु गुरु सच्चाई के घंटाल लिए गुरु घंटाल की बात नहीं कर रहा हूँ, गुरु की बात कर रहा हूँ। ये उनका मानना है मुख्यतः। असल में देखिए, मैं अपने गुरु जी को याद करना चाहूंगा। वाजपेयी जी थे, तो वो हम लोगों से कहा करते थे कि दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो कि दूसरे कर सकते हैं तुम नहीं कर सकते हो। तो वो बात उनकी सन 81 की है, और वह मैं आज 39 साल के बाद भी मैं उनकी बात को उसी जैसे के जैसा महसूस करता हूँ। तो हमें लगता है कि हर व्यक्ति में एक हनुमान होता है, और उसको उत्साह बढ़ाने के लिए, उसकी क्षमता का एहसास दिलाने के लिए एक जामवंत चाहिए होता है। हमारे तमाम दोस्त मुझसे बहुत अच्छा लिखते हैं, जो भी क्लेम कर रहे हैं कि मैं उनको सुन नहीं पा रहा हूँ, पढ़ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मेरे जो भी दोस्त कहते हैं कि मुझसे लिखना उन्होंने सीखा है या मैं उनका गुरु रहा, वो मुझसे बहुत बहुत अच्छा लिखते हैं। जरूरत होती है कि उनको उनके महत्व का एहसास दिलाने की, कि वो ऐसा कर सकते हैं। आदमी जो है पता नहीं क्या क्या कर जाता है। हम लोगों के अंदर असीम शक्तियां होती हैं, असीम ऊर्जा होती है, और न जाने क्या क्या होता है। तो अगर हम किसी का उत्साह बढ़ा सकते हैं, उसको उसके महत्व का एहसास दिला सकते हैं, तो लोग दुनिया के ऐसे काम कर जाते हैं जो कि वो कभी कल्पना में भी नहीं सोचते होंगे। ऐसे ही मैंने लोगों का कहा होगा, लोगों ने उसको अमल में लाया होगा, और हमको गुरु की बात कही होगी। हालांकि मैं अपने आप को किसी का गुरु नहीं मानता हूँ। आप मैं बीच बीच में देखता हूँ कि आप कुछ बड़े व्यंगकारों का व्यंग पंच आप उसमें से निकाल के लाते हैं। तो ये व्यंग पंच क्या होता है, जरा ये बताइए। और व्यंग पंच से क्या व्यंग की पूरी जो उनका व्यंग होता है उसका अंदाजा लग जाता है? नहीं, असल में पंच मतलब वो चीज होती है, मुझे जितना समझ है कि हमने जो है बहुत पहले से पंच बैंक बनाना शुरू किया है। तो जैसे आप कोई लेख पढ़ते हैं, व्यंग लेख ही पढ़ते हैं मान लीजिए, उसमें से कोई ऐसी बात होती है जो कि याद रह जाती है, याद रह जाने वाली, अंडरलाइन करने वाली है, रेखांकित करने वाली होती है। तो व्यंग में पंच भी उसी तरह का एक होता है। कुछ कहानियों में नहीं हो सकता है कि जिसमें पंच अलग से रेखांकित किया जा सके, पर आमतौर पे देखा गया है कि व्यंग में कुछ ऐसे सूत्र वाक्य होते हैं, पंच वाक्य होते हैं, जो कि याद रह जाते हैं। जैसे परसाई जी के आजकल मैं पंच लिख रहा हूँ उनके रचनावली से, तो परसाई जी के पंच अद्भुत हैं। जैसे उन्होंने लिखा कि वे शेर हैं लेकिन सियारों की शादी में बैंड बजाते हैं। अब ये एक अद्भुत बात है। एक बुद्धिजीवी, हमारे देश के बुद्धिजीवियों के बारे में या उनके बारे में एक पंच लाइन में आप तमाम सारी बातें की। जैसे कि शिवलाल शुक्ला जी का है कि वे हंसे और आगे काम भाग ने संभाल लिया। तो इसमें पूरी की पूरी कहानी है कि जैसे भांग आदमी पीता है तो जो करता रहता है वही आदमी करता रह जाता है। तो इस एक वाक्य को अनजिप करने में 50 चीजें निकलती हैं। ऐसे ही परसाई जी का मैं इकट्ठा कर रहा हूँ, और बाकी लोगों पे मैं काम करूंगा, क्योंकि अगर व्यंग लेख में पंच है तो इसका मतलब सूत्र रूप में उसने कुछ कह दिया है। तो वही काम मैं कर रहा हूँ, और मुझे अच्छा लग रहा है। जब अपना खुद का कुछ नहीं लिख पाता हूँ तो पंचनायक में इकट्ठा करता हूँ। आप पंच बैंक बना रहे हैं, और आपने आलोक पुराणिक जी को जो है वो आपने एटीएम बना दिया।
तो मतलब अर्थशास्त्र से आपका कुछ ज्यादा लगाव है क्या? नहीं, अर्थशास्त्र से लगाव नहीं है मेरा, मेरा आलोक पुराणिक से लगाव है। और आलोक पुराणिक की मैं तारीफ इसलिए करता हूँ कि आलोक पुराणिक बहुत अच्छे लेखक हैं, उससे अच्छे एक इंसान है। लेखन में उनके तमाम सारी मैं कमियां निकाल सकता हूँ, लेकिन एक इंसान के रूप में एक बेहतरीन इंसान है और धनात्मक सोच के हैं। और वो कहते हैं कि हमको फालतू की बातों में टाइम नहीं बर्बाद करना चाहिए। तो जब वो 51 साल के होने वाले थे तो मैंने सोचा कि आलोक पुराणिक का इस बार मैं उनका इंटरव्यू दूंगा, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। लेकिन वो उनका जन्मदिन 30 तारीख को पड़ता है। तो लेकिन जब मैं 4, 5, 6 तारीख तक पहुंचा तो मेरे मन में आया कि उनके बारे में लेख लिखे जाएं, उनके बारे में एक किताब का संकलन किया जाए। फिर 5, 6 तारीख से मैंने शुरू किया और इसके बाद जो है 30 तारीख मैंने घोषणा की थी कि 30 तारीख तक आते आते मैं उनके बारे में किताब लिखूंगा। और ऐसा हुआ कि करीब 30-40 लोगों ने संस्मरण लिखे उनके बारे में, उनके लेख हैं। उनका जो उनको इनाम मिला था, व्यंग्यश्री सम्मान मिला था, उसकी रिपोर्टिंग है, उनके अच्छे लेख हैं। तो उसके नाम की बातचीत जब आई थी तो अल्टीमेटली कई लोगों ने अलग अलग नाम सुझाया। तो उसमें आलोक पुराणिक बैंक का एटीएम नाम जो फाइनल हुआ। तो इस नाम से उनको यही एक कहानी है उसकी। जो बैंक का एटीएम इसलिए कहा जाता है कि आलोक पुराणिक समय के बहुत पाबंद है। आप उनसे कुछ भी लेख लिखवाना है तो बैठ के कहीं से भी तुरंत निकल सकते हैं। जैसे एटीएम से जब मन आए तो रुपए निकाल लो, तो आलोक पुराणिक से भी जब मन आए तब लेख निकाल लिए जा सकते हैं, इसलिए उनको बैंक का एटीएम कहा गया है। अच्छा, ये बताइए कि मैं आपको फिलहाल जो आपसे बातचीत कर रहा हूँ आपको व्यंगकार मान के ही बात कर रहा हूँ, ये क्योंकि मेरी आपसे कई बात हो चुकी है और मुझे याद है हमारी आपकी बातचीत, मैंने आपसे कहा था कि आपके व्यंग जो होते हैं वो बड़े शानदार होते हैं और बड़े चुटीले होते हैं और वो जहां उनको मार करना चाहिए वहां वो मार करते हैं। तो ये बताइए कि अगर मैं आपसे पूछूं कि हिंदी साहित्य में, अब मैं यहाँ पर ये भी एक मान के चल रहा हूँ कि व्यंग जो है वो हिंदी साहित्य का एक हिस्सा है, इस पर अभी बात करेंगे आगे आपसे, कि हिंदी साहित्य में अगर किसी एक व्यंगकार का नाम आपको लेना हो, एक जिसने आपको बहुत प्रभावित किया है, तो आप किसका नाम लेंगे? संपूर्णता में अगर कहा जाए तो हरिशंकर परसाई जी। अच्छा, अब आप जरा मुझे बताइए। हाँ, कारण बताइए। हाँ, कारण ये भी है कि मैंने परसाई जी को बहुत पढ़ा है और परसाई जी का मैं जबलपुर में रहने के दौरान मैंने उनके बारे में जाना भी। परसाई जी मूलतः व्यंगकार ही नहीं थे, बेसिकली लोक शिक्षक थे। उन्होंने जो अपनी बात कहने के लिए तमाम जोखिम उठाए और समझौता नहीं किया चीजों से। और जबलपुर में जाकर मुझे उनके बारे में पता लगा कि उनकी संवेदना विराट थी, विराट संवेदना के स्वामी थे, वो मालिक थे। और उनकी संवेदना में कमजोर लोग, दलित लोग, वंचित लोग और समाज का बड़ा वर्ग जो था और तार्किक रूप से उनके पक्ष में लिखते थे, पक्षधरता उनकी थी। और उनका जीवन भी जैसा मैंने लोगों से जाना, वो लोगों के मतभेद हो सकते हैं तमाम कुछ बातों से, लेकिन वो ऐसा जीवन था जो कि हर कोई जी नहीं सकता है। लिखना तो बहुत लोग कर सकते हैं, लोग बहुत अच्छा लिख रहे हैं और लोग उनसे तमाम लोगों को अच्छा लेखक बताएंगे, लेकिन परसाई जी ऐसा व्यक्ति मुझे दुर्लभ लगता है, मुकम्मल, इसलिए मुझे वो अच्छे लगते हैं। और आज भी मैं जब पढ़ता हूँ मुझे लगता हूँ कि परसाई जी ने ये बात जो पहले कभी कही वो आज भी हम लोगों के कहने का उसे लिखा नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए कि जब परसाई जी को आप एक पलड़े पर रखते हैं, ये एक थोड़ा कठिन सवाल है, तो बाकी दूसरे पलड़े पर जो व्यंग की आज की स्थिति है, मतलब पोस्ट परसाई सिनेरियो, उसको आप किस रूप में देखते हैं? परसाई का पढ़ना, देखिए मुझे लगता है कि किसी भी व्यक्ति की दूसरे से तुलना नहीं करनी चाहिए।
परसाई जी की किसी से भी तुलना करना, परसाई जी के साथ भी बेइंसाफी है और दूसरे किसी लेखक के साथ भी बेइंसाफी है। आज जो व्यंग लिख रहे हैं उनमें से तमाम लोग व्यंग की स्थिति का स्यापा भी करते हैं कि अच्छा नहीं लिखा जा रहा है, खराब लिखा जा रहा है, परसाई जी जैसा लेखन नहीं होता है, शरद जोशी जैसा लेखन नहीं हो रहा है, फलाने जैसा लेखन नहीं हो रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि हर समय हर काल की चुनौतियां अलग होती है। परसाई नहीं, और जोशी जी एक सेकंड मैं आपको यहाँ रोकना चाहता हूँ। मेरे सवाल का जो मंतव्य था वो ये था कि अभी आपने कहा कि परसाई जी जो थे वो एक तो वो लोक शिक्षक थे और दूसरी बात उनके अंदर एक प्रतिबद्धता थी, यानी कि उनको दृष्टि संपन्न लेखक थे। इन दोनों दृष्टिकोण से, इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए क्या आज का जो व्यंग लिखा जा रहा है वो उसमें आपको ये लोक शिक्षा या दृष्टि या पक्षधरता आपको ये नजर आती है? असल में परसाई जी में क्या है कि तारतम्यता थी, जैसा मुझे लगता है कि तारतम्यता थी, उनके विचलन नहीं थे। जैसे उनकी दृष्टि शुरू से बात तक बनी रही वैसी बनी रही। आज लोग लिख रहे हैं, बहुत अच्छा लिख रहे हैं और खराब नहीं लिख रहे हैं, एक से एक अच्छे लेखक हैं। लेकिन मुझे लगता है कि संपूर्णता में वैसी निरंतरता, वैसी जो जनपक्षता और वैसा जो है समर्पण आम जनता के प्रति, वैसा किसी एक लेखक में ऐसा नहीं है जो कि मैं कह सकूं कि वो परसाई जी जैसा है, वो परसाई जी जैसा है। तो वो आज नहीं पाता हूँ, लेकिन मेरा ये मानना है कि ये कहना भी ठीक नहीं है कि परसाई मतलब आज व्यंग खराब लिखा जा रहा है या बहुत खराब लिखा जा रहा है या व्यंग अच्छा लिखा ही नहीं जा रहा है, और तुलना करना मुझे ठीक नहीं लगता है। आज के तमाम लोग बहुत अच्छे लोग लिखते हैं। अभी पिछले दिनों सहयोग से बात हो रही थी कि अभिषेक अवस्थी हमारे कानपुर के हैं, उन्होंने जो है बाढ़ की स्थिति पे एक बहुत अच्छा व्यंग लिखा था जिसकी बहुत चर्चा हुई थी, और भी तमाम लोग लिखते रहते हैं। तो समय मूल्यांकन करेगा कि जो है परसाई जैसा कौन है और क्या है। परसाई जी भी बहुत बाद में मुझे ख्याल से ऐसी स्थिति को उनका जो है सन 48 से लिखना शुरू किया था उन्होंने, और जो है 80 तक सॉरी 95 तक लिखा। तो 35 साल का सॉरी 45 साल के करीब लेखन, 50 साल का लेखन है। उससे किसी 2-4-10 साल के लेखन की तुलना करना ठीक नहीं होगा, मुझे लगता है। व्यंग लिखे जा रहे हैं खूब, आपने बिल्कुल सही बात कही, और लगातार लोग लिख रहे हैं और अच्छा भी लिख रहे हैं। ये बताइए कि जो साहित्य है, हिंदी साहित्य, इसमें इसके जो पुरोधा लोग हैं, चाहे वो आलोचक हो, चाहे स्थापित लेखक हो, चाहे अगर क्रूड वर्ड में कहें मठाधीश हैं हो, तो वो व्यंग को वो तवज्जो क्यों नहीं देते जो साहित्य की अन्य विधाओं को दिया जाता है? मुझे इसका कारण तो मतलब अलग अलग लोग अलग अलग बताएंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि किसी विधा में बहुत अच्छी रचनाएं आएंगी और बहुत कालजयी लिखा जाएगा। तो पहली बात विधा वाली बात जो है, जैसे परसाई जी कहते हैं कि व्यंग तो स्पिरिट है, और मैं भी मोटा मोटी वैसे ही मानता हूँ कि व्यंग अलग विधा माना जाए, उसकी जिद क्यों की जाए। अब व्यंग में अच्छा लिखा जाएगा तो रेखांकित होगा तो लोग उसको पढ़ेंगे, जानेंगे और उसको आगे आएगा। अब जैसे कि जो रचनाएं हैं व्यंग तो सन 48 से लिखा जा रहा है, मतलब परसाई जी लिख रहे थे और उसके पहले भी लिखा जा रहा होगा। लेकिन ऐसे उपन्यास जो कि व्यंग में, ऐसे बड़े लेखन व्यंग में गिने चुने होंगे जिसको कि दूसरे साहित्य की अन्य विधाओं के बराबर प्रसिद्धि मिली होगी। तो मुझे लगता है कि जब बहुत अच्छा लिखा जाएगा तो लोग झक मार के व्यंग को भी तवज्जो देंगे, व्यंग को भी बारे में आलोचना करेंगे, बातचीत करेंगे। तो इन सब बातों में टाइम बर्बाद किए बिना, ये मैं आलोक पुराणिक की बात में दोहराऊंगा कि इन सब बातों की चिंता किए बिना हम लोगों को अच्छा काम करना चाहिए, अच्छा लिखना चाहिए
और बहुत अच्छा पढ़ना चाहिए। तो लोग लोग जो है कौन तवज्जो दे रहा है कौन नहीं दे रहा है उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। लेकिन एक बात बताइए जरा कि अ, मैं भी पढ़ता रहता हूँ और मैं लिखता भी हूँ, तो ये बताइए कि क्या आपको ये नहीं लगता कि आज जो व्यंग लिखे जा रहे हैं उनमें तत्कालिकता बहुत ज्यादा है? तो वो वो अगर तत्कालिक विषयों पर अगर लिखा जा रहा है तो वो विषय जब खत्म हो जाए, क्योंकि आज तो देखिए, आज जो घटना घटी 3 दिन बाद कोई नई घटना आ जाएगी, बल्कि आज आजकल तो हर घंटे में घटना आ जा रही है। तो तात्कालिकता भी एक कारण नहीं हो सकता है कि व्यंग जो है वो धीरे धीरे जो है वो अपना जो स्थान है उससे वो नीचे आ रहा है? नहीं नहीं, मुझे लगता है देखिए तात्कालिकता आपको और बाकी लोगों को इसलिए लगती होगी क्योंकि आज हमारे पास सोशल मीडिया है, ब्लॉग है, ट्विटर है और अनगिनत माध्यम है जहां हम लोग तत्काल अपने भाव व्यक्त कर सकते हैं। और लोग कहते हैं कि चीजें अपना उपयोग कराती है। हमारे पास फेसबुक है, हमारे मन में आया, हम लोगों ने तुरंत लिख दिया और कहीं छपने भेज दिया, छप गया, खुश हो गए। लेकिन तात्कालिकता में भी अच्छा लिखा जा सकता है। जैसा कि मैंने एक अभिषेक अवस्थी के व्यंग लेख का जिक्र किया, वो तात्कालिक परिस्थितियों पे है, लेकिन कुल मिला के वो इतना बेहतरीन व्यंग बना है जिसकी तमाम लोगों ने तारीफ की है। तो, तो जैसे परसाई जी लिखते थे कि मैं अपना लिखा, परसाई जी कहते थे कि मैं अपना लिखा रोज मरना देखना चाहता हूँ। कहते थे कि जो आज के प्रति प्रतिबद्ध नहीं है वो कालजयी कैसे लिख सकता है। तो समय के जो लिखेंगे उसमें से ही कुछ अच्छा बनेगा और वही समय के पार जाएगा, वही समय के पार जाएगा। तो मुझे नहीं लगता है कि तात्कालिकता की चिंता किसी को इतना ज्यादा करनी चाहिए। तात्कालिक चीजों को भी बेहतरीन ढंग से लिख के उसको आगे तक ले जाया जा सकता है। इसका चिंता करना मुझे लगता है बेकार की बात है। नहीं, लेकिन ये बताइए कि जैसे मान लीजिए कि तात्कालिक विषयों पर लिखा जाना चाहिए, लेकिन उसमें एक दृष्टि और एक सरोकार भी साफ साफ नजर आना चाहिए। सरोकार तो आदमी का हाँ, तभी तो वो जो तात्कालिक घटना या कोई चीज घटी है या जो कोई बात हुई है उसकी प्रवृत्ति को लेखक पकड़ पाएगा। तो प्रवृत्ति पर लिखना भी इसलिए जरूरी है कि तात्कालिकता तो आती है उसमें, बिल्कुल, इसमें तो कोई दो राह नहीं है, लेकिन वो प्रवृत्ति अगर छूट गई तो फिर तात्कालिकता का क्या मतलब है? असल में मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी चीज है वो आदमी, कोई भी इंसान हो, लेखक हो, उसको अपनी समझ के हिसाब से पकड़ता है। जैसे अभी आलोक पुराणिक की बात हो रही थी, आलोक पुराणिक अर्थशास्त्र के विद्यार्थी हैं, तो वो हर चीजों को, और वो मानते हैं कि बाजार सबसे बड़ा खलीफा है आज का, तो वो चीजों को इकोनॉमिक नजरिए से पकड़ेंगे। और दूसरा कोई लेखक है जिसकी संवेदना लगता है कि नहीं, कमजोर के प्रति खड़े के साथ खड़े होना चाहिए, वो उस रूप में देखेगा। जैसे अनूपमणि त्रिपाठी के तमाम व्यंग लेख आते हैं, तो अनूपमणि त्रिपाठी की जो लेख है वो उसमें जो वंचित वर्ग है, शोषित वर्ग है और उसके प्रति सहानुभूति का भाव और ताकतवर के प्रति धिक्कार का भाव है। तो आदमी की जैसी प्रवृत्ति होगी वैसा पकड़ेगा, वैसा लिखेगा, वैसे उसके सरोकार होंगे। जो है किसी चीज को लोग जो है नकारात्मक भाव में लेंगे, जैसे अभी आपका जो कोरोना के समय में भी हुआ है, तो अपने अपने हिसाब से जैसा उसकी जैसी जिंदगी उन्होंने जी है, जैसा उन्होंने समय देखा है, जैसे उनके अनुभव हुए हैं, जैसे लोगों के साथ में रहे हैं, उस रूप में उनको चीजें पकड़ेंगे। जो सरोकार उनके उस तरह के सरोकार होंगे। अच्छा, एक बात बताइए, चलिए, एक और महत्वपूर्ण सवाल जो मेरे दिमाग में है, ये साहित्यिक पत्रिकाओं में जितनी साहित्यिक पत्रिकाएं निकल रही हैं, हम सबको, चाहे वो नियतकालीन हो या अनियतकालीन हो, छोटी हो या बड़ी हो, उनमें व्यंग नजर नहीं आता है, क्यों? उसका कारण मुख्यतः ये है कि उनके जो संपादक हैं
मुझे ऐसा लगता है कि व्यंगकार नहीं होंगे, वो कथाकार होंगे या लेखक होंगे या कवि होंगे, तो व्यंग को उतनी तवज्जो नहीं देते होंगे, जो कि व्यंग को उतनी तवज्जो नहीं देते होंगे, इसलिए नहीं उसमें शामिल करते होंगे। जैसे दो व्यंग पत्रिकाएं जो कि व्यंग यात्रा अपने प्रेम जी निकालते हैं, जो और ये अनूप श्रीवास्तव जी चलाते हैं, जो अट्टहास है, तो उसमें व्यंग ही व्यंग है और चीजें हैं। तो आदमी की सोच पे डिपेंड करता है। आमतौर पे पत्रिकाएं कौन निकालता है? जैसे मान लीजिए कोई कथाकार हुआ, उसको लगता है कि कहीं छपा, कहीं भेजा, उसको लगा कि नहीं इस तरह की पत्रिकाएं होनी चाहिए, इस तरह की पत्रिकाएं होनी चाहिए। फिर उसको लगता है कि नहीं हमें भी मैगजीन निकालनी चाहिए, तो फिर वो अपने साथ की तरह निकालेगा, उसको लगेगा कि हमारा कथा में दखल है, तो कथा की पत्रिका निकालेगा। किसी एक से हो सकता है संपर्क करे कि भाई व्यंग भी लिख दिया करो, तो व्यंग भी इसमें एक आध आ जाएंगे, कभी नहीं भी आएंगे। तो ये रीजन रहता होगा। तो लेकिन मसाले के रूप में जैसे अखबारों में बीच का पन्ना होता है, तो अगर अच्छा व्यंग मिलता है तो लोग एक आभूषण के रूप में व्यंग को शामिल करना चाहते हैं, मुझे लगता है, अगर उनको अच्छे व्यंग मिलते हैं तो। मार्क ट्वेन एक बहुत बड़ा नाम है। हाँ। उनको आप क्या मानते हैं? व्यंगकार मानते हैं, लेखक मानते हैं, कहानीकार मानते हैं, क्या मानते हैं? मैंने मार्क ट्वेन को पढ़ा नहीं है बहुत ज्यादा, लेकिन मैं मार्क ट्वेन को परसाई जी के ही माध्यम से जानता हूँ। मैं कई उनकी ऐसा कोई उनकी किताब मुझे याद नहीं है, तो परसाई जी के हिसाब से वो अच्छे व्यंगकार थे, और जिसमें हास्य का गुट रहता था। तो मैं उनको मतलब मैंने नहीं पढ़ा है, लेकिन परसाई जी के लेखों में उनका जिक्र पढ़ा है। जैसे शायद उन्होंने उन्हीं के बारे में लिखा है कि वो थर्ड क्लास, उनको फर्स्ट क्लास डिब्बे में शायद उन्हीं का अगर वो उदाहरण है कि कोई व्यक्ति है, वो फर्स्ट क्लास के डिब्बे में पाया जाता है और उसके जेब में थर्ड क्लास का टिकट होता है, तो जो विसंगति दिखाने वाली बात है, तो शायद उन्हीं का है। तो बट लेकिन मेरी मेरी तमन्ना है कि मैं मार्क ट्वेन को पढूं और उसके बारे में तब कभी अगली बात हो तो बता सकूं क्या क्या मानता हूँ। एक बात बताइए, एक अक्सर व्यंगकारों से जब मेरी बात होती है, और जब क्योंकि जो बड़े व्यंगकार हैं उनसे बात करने में एक बात का तो खतरा रहता है कि वो तो पहले सिरे से कह देते हैं कि आपको व्यंग लिखने नहीं आता है। चलिए, इसके बावजूद अगर ये सीडीएम में पार कर लिए और उनसे बातचीत करने लगे, तो वो उनकी बातचीत में एक चीज जो कॉमन निकल के आती है कि व्यंग में हास्य का पुट होना चाहिए। अब यहाँ पर सवाल ये है कि हास्य जो है का पुट क्यों आना चाहिए व्यंग में? देखिए, आप जहां तक मुझे लगता है कि आप कोई भी चीज क्यों पढ़ेंगे, आपको पढ़ने में आनंद आना चाहिए, मजा आना चाहिए। अदरवाइज जो खाली नारेबाजी हो, थोड़ा आप कहें कि मैं व्यंग में हास्य इस तरह वर्जित है जैसे कि पहले कोई ब्राह्मणों के यहाँ दूसरी जातियों के लोग वर्जित थे, तो ये उनकी समझ है। लेकिन अगर हास्य का पुट है तो पढ़ने में मजा आता है, अच्छा लगता है, तो वो बेहतर है। वो सोने में सुहागा वाली बात आती है। कोई ऐसा आग्रह नहीं है, बिना उसके भी अगर किसी का व्यंग आकर्षक है, बन जाता है, तो अच्छी बात है। लेकिन अगर व्यंग में हास्य भी आता है, लोगों को मजा भी आता है, बेसिकली क्या है कि लेखक कुछ भी लिखे, उसको पढ़ा जाना चाहिए। आप बोले कि हम हास्य नहीं निकालेंगे, हास्य को गर्दन पकड़ के आपने बाहर कर दिया और आपका लेख इतना बोझिल हो गया कि जो है उसको वो पत्थर की तरह लग रहा है, तो ऐसे व्यंग लेखन से फायदा क्या जो है कि आपका लेखन पढ़ा ना जाए। पर ये फिराक गोरखपुरी जी कहते थे कि लिटरेचर इज ब्रिलियंस इलिटरेसी, मतलब एक अनपढ़ आदमी भी आपकी चीजों को मजा ले सके, ऐसा होना चाहिए। तो हास्य जो है, जो अगर जिंदगी से जुड़ा चीजें हैं, घटनाएं हैं, अगर अच्छा आएगा तो लोग पढ़ेंगे, आपको मजा आएगा, लोगों को। लेकिन हास्य के साथ एक समस्या भी है। समस्या ये है कि अगर हास्य सतर्कता से नहीं लिखा गया, तो उसके फुहड़ हो जाने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। मैंने भी हरिशंकर परसाई को पढ़ा है, और मैंने देखा है कि हरिशंकर परसाई जो हैं वो इस बात के लिए ज्यादा जाने जाते हैं कि वो अपने व्यंगों से लोगों को
लोगों के अंदर सोचना, लोगों को सोचने के लिए मजबूर करते थे, बल्कि वो तिलमिलाहट भी पैदा करते थे। वो मतलब उनको सहलाते नहीं थे, उनको गुदगुदाते नहीं थे, वो सीधे सीधे चोट करते थे, चाहे वो उनके छोटे व्यंग हो या बड़े व्यंग हो। आपने तो खैर ज्यादा पढ़ाया, आप तो हरशंकर परसाई के मतलब अच्छे मतलब छात्र हैं, उनको पढ़ करके आप तो हास्य के साथ खतरा तो है। यही तो देखिए, यही तो कलाकारी वाली बात है। अभी आज ही में परसाई जी का मैंने एक पंच लिखा है कि व्यक्ति की बुराई कहाँ करनी चाहिए, ये सलीका आना चाहिए, ये सलीका आना चाहिए। जैसे कि परसाई जी ने लिखा है कि पत्नी पर व्यंग लिखना, साली पर व्यंग लिखना, और एक उन्होंने मैं व्यंग क्यों लिखता हूँ, व्यंग क्या होता है, इसको विस्तार से लिखा है। उन्होंने कहा है कि जो लोग पत्नी पर व्यंग लिखते हैं, साली के नाम पे लिखते हैं, अपने नौकर के नाम पे लिखते हैं, किसी के शरीर प्रकार आकार प्रकार पे व्यंग लिखते हैं, वो फुहड़ता है, अश्लीलता है, प्रवृत्तियों पे चोट करने की बात उन्होंने कही है। तो हास्य में अगर हल्का लिखा जाएगा और मतलब कि किसी से हिसाब किताब चुकाने वाली बात आएगी, तो बोर्ड हो जाने का खतरा है ही है, और उसको हो सकता है कि जो लिखे वही बात में ना पढ़ना चाहे। यही तो लेखक की जो है समझ और कलाकारी है कि वो अपने आप को कैसे लिखता है, प्रेजेंट करता है कि फुहड़ता ना है और अच्छा लिख सके, पठनीयता हो सके उसमें। अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा विषय मतलब बदलता नहीं हूं, लेकिन मैं एक उदाहरण देना चाह रहा हूं। कहानियां जो होती हैं, कहानी माने मैं, आप लिख रहे हैं या मैं लिख रहा हूं, तो कहानी की जो शैली होती है, कहानी का जो कथ्य होता है, वह पाठकों को बांधता है। उसमें तो है नहीं कि उसमें हास्य होना चाहिए। हाँ, उसमें देखिए, कहानी जब कोई कहता है तो लोग उससे जुड़ते हैं कि हाँ ठीक है, कौतूहल बनता है, कौतूहल बनता है, और वो उसको सुनते हैं, पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग अपने कहानियों से अपने आप को रिलेट करते हैं या अपने जैसे किसी को रिलेट करते हैं, तो वो पढ़ते हैं। तो उसमें हास्य व्यंग्य नहीं है तो नहीं है, बट कहानी तो बेसिकली तमाम जो कहानियां, काल्पनिक कहानियां हैं, उसमें हास्य व्यंग्य नहीं रहा होगा, नहीं है, जरूरी भी नहीं है। लेकिन जीवन से जुड़ी कहानियां हैं, जैसे कि अभी आपका हामिद का चिमटा है जो ईदगाह कहानी है, अब उसमें हास्य नहीं है, कुछ हास्य भी होगा, कुछ मतलब ये आपस में हंसी मजाक भी है, लेकिन उस घटना से कितने लोग रिलेट करते हैं, कितने लोग उससे जुड़ जाते हैं कि दादी है उसकी। नहीं, उसमें हास्य नहीं है, उसमें तो बालपन का भोलापन है और उसका वर्णन। नहीं, बालपन का भोलापन है, संवेदनाएं हैं, तमाम चीजें हैं। तो बेसिकली कहानी, कविताएं तो वो चीज क्या है कि जीवन से जुड़ी हुई चीजें हैं जो कोई लेखक अपने आप को वो रिप्रेजेंट करता है, और उससे लोग अपने आप को जोड़ते हैं या किसी दूसरे को जोड़ते हैं। तो व्यंग से नहीं जोड़ते लोग? व्यंग्य भी हो सकता है, जोड़ सकते हैं, अगर उसमें व्यंग है, उसमें अगर चोट है, तो व्यंग से भी नहीं जोड़ पाएंगे, जोड़ सकते हैं। तो अब ये सवाल तो खैर मैं नहीं पूछूंगा आपसे, इसलिए कि अब जब हम समकालीनों के बारे में बात करते हैं तो विवाद उत्पन्न हो जाता है। नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं है, हमारी तरफ से कोई नहीं है। आपका समस्या है कि आप क्या सवाल पूछते हैं, मुझे कोई एतराज कुछ कहने, बताने में, कहने में कोई एतराज नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि आपने व्यंग लिखना शुरू किया और आप लिखते लिखते एक अच्छे व्यंगकार हो गए। क्या आपने व्यंग लेखन के लिए किसी से सलाह ली, किसी से गुरु मंत्र लिया, या अपनी मेहनत से ही आप यहाँ तक पहुंचे? देखिए, हमारे सबसे बड़े गुरु जो हैं हमारे पाठक हैं। हमारे पाठक इस मामले में सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे पाठक मुझे बता देते हैं सीधे सीधे भी या इशारों में भी कि हमने ये फालतू लिखा है, ये अच्छा लिखा है, ये बहुत अच्छा लिखा है। तो बाकी तो कोई दूसरा बताए, समझाए, वो अलग बात है, लेकिन ना मैंने किसी से दीक्षा ली, ना कुछ लिया। हमारे जो भी गुरु हैं, हमारे जो भी समर्थक हैं, हमारे जो भी हमें सिखाने वाले हैं, मेरे पाठक हैं। क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे आया, सोशल मीडिया में मैंने लिखा, हमारे पाठकों ने मुझे पसंद किया, और मेरे पाठक इस मामले में मैं अपने पाठकों की तारीफ करता रहूंगा, करना चाहूंगा कि अगर मैंने खराब लिखा तो वो टोक भी देते हैं
कि जो है ये आपने बेकार लिखा है, फोड़ लिखा है, फालतू का लिखा है। तो मेरे जो भी गुरु हैं, पथप्रदर्शक हैं, मार्गदर्शक हैं, मेरे पाठक हैं। बाकी लोगों को पढ़ते हुए मैंने सोचा, देखा, मुझे लगा कि इस तरह भी लिखा जाना चाहिए, उस तरह भी लिखा जाना चाहिए। तो वो मुझे चीजें आकर्षित करती हैं, तो उनसे मैं सीखता हूँ। लेकिन जब मैं लिखता हूँ तो मैं अपने जैसा ही लिखता हूँ। व्यंग में, व्यंग विधा में, व्यंग के क्षेत्र में गुरुडम की क्या स्थिति है? देखिए, जो गुरुडम की स्थिति जीरो है। जीरो इसलिए मैं कहना चाहूंगा, लोग कहते होंगे, देखिए आज जमाना गुरुडम का नहीं है, बल्कि गुरु लोग चेलों के लिए छटपटा रहे हैं कि चेले आए और गुरु का जो है तथाकथित मठ बने। किसी का मठ आज, कोई गुरुडम किसी का चलने वाला नहीं है। इतने लेखन के माध्यम है, इतने छपने के माध्यम है, इतने आगे आने के माध्यम है, अगर इंसान या कोई भी लेखक है सच्चे मन से लिखता है, अच्छा लिखता है, उसकी तारीफ झक मार के उसके पास आती है। और तब हो सकता है कि अगर तथाकथित कोई गुरुडम है भी, कोई गुरु है भी, कोई मठाधीश है भी, तो मठाधीशों में मारपीट होगी कि ये चेला हमारा है, चेला हमारा है, वो अपने पास लेने के लिए परेशान होंगे। तो मैं अपने जो साथी हैं, हालांकि मैं भी कोई इतना बड़ा नहीं हूँ कि किसी को बता सकूं कुछ किया है, लेकिन अगर मेरे साथी जो आज लिखने वाले साथी सुन रहे हो, तो मेरी उनसे यही सलाह है कि सबसे पहला काम वो करें कि अपने जो कोई मठाधीश की तरफ लपटना है उसको छोड़ें और अपना लिखना पसंद करें। और गुरु लोग जो है कुछ सिखाने वाले नहीं है, अपने आप सीखना होगा, अपने आप लिखना होगा, अपने आप जो है करना होगा। गुरुडम की स्थिति जीरो है। किसी का गुट का कोई मठाधीश कुछ चलने वाला नहीं है। 2-4 इनाम मिल जाएगा, कुछ हो जाएगा, अलग बात है, लेकिन लेखन इनाम से कुछ जुड़ा नहीं होता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर बड़ा व्यंगकार है तो उसका झोला तो खैर अब नहीं, अब तो ब्रीफकेस चलता होगा मेरे ख्याल से, ब्रीफकेस लेकर देखिए सम्मान होना चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि जो आज बड़े हैं, जो भी बड़े हैं, वो अपने लेखन से बड़े हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ किया होगा, अपनी जिंदगी में लिखा होगा, कुछ अच्छा लिखा होगा, कुछ बहुत अच्छा लिखा होगा। कुछ लोगों ने ये होगा, और पर कुछ लोगों ने क्या होगा कि जिंदगी में पहले कुछ किया होगा 2 साल, उसका जिंदगी भर 30 साल जो है ढिंडोरा पीटा होगा। वो सब अलग बात है। उनका सम्मान उम्र के चलते, अनुभव के चलते सम्मान होना चाहिए, लेकिन किसी का झोला उठाना नहीं चाहिए। क्योंकि कोरोना में तो जो समस्या है कि झोला उठाओगे, हो सकता है कोरोना लग जाए उसमें, तो अपना काम करना चाहिए। जैसे आपने शुरू में एक बात का जिक्र किया था कि बहुत सारे लोग तो मुझे कहते हैं कि तुम्हें व्यंग लिखना नहीं आता। आपने एक हल्का सा जिक्र किया था, तो आपने उनसे ये नहीं पूछा कि मुझे बताइए कि मैंने जो व्यंग लिखे हैं 2-4-5 आपको भेज रहा हूँ, इसमें आप कमियां निकालिए, इसमें कहाँ कमियां हैं? देखिए ऐसा है ना कि ये कहने की बात नहीं, महसूस करने की बात है। सच्ची बात है, तो सच्ची बात अगर पूछे, तो अगर मुझसे कोई पूछे कि मेरा इसमें कहाँ व्यंग है, क्या है, नहीं बता पाऊंगा। तो मैं जो लिखता हूँ वो लिखता हूँ, मैं ये सोच के नहीं लिखता हूँ कि इसमें व्यंग यहाँ आ गया, यहाँ चला गया, वहां चला गया। और मेरे लिए जो है व्यंग लिखना घूमे का गुड़ टाइप का है। अब मैं दावा नहीं करता हूँ कि मैं व्यंगकार हूँ, मैं दावा नहीं करता हूँ कि मैं फलाना चीज हूँ। अपने मजे के लिए लिखता हूँ, और मेरे लेखन से मेरा मिजाज भी झलकता है। तो वो उनकी समझ है, हमारे दोस्त की समझ है, वो जो कहे मेरे लिए, हम उसमें अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। उनका वो अपना करना चाहे तो करी जाए। अपने को सिद्ध करने के लिए मैं टाइम बर्बाद करना ठीक नहीं समझता हूँ। चलिए बढ़िया है। एक आपने जिस मित्र का जिक्र किया था, सुरेंद्र मोहन शर्मा जी का, वो यहाँ मौजूद है। वो बहुत बढ़िया बात कही है उन्होंने। क्या? उन्होंने लिखा है कि मैं केवल उसी व्यंगकार को अच्छा व्यंगकार मानता हूं जो अपने व्यंग लेखों की बिना पर जिंदगी में 2-3 बार व्यवस्था समर्थकों द्वारा पीटे गए, जैसे हरिशंकर परसाई। और इसीलिए परसाई हमेशा शरद जोशी से कहीं बेहतर व्यंगकार माने गए। व्यंग की कुलीनता व्यंग की धार का बैनापन बोथरा करती है।
बात तो बड़ी जबरदस्त। इतना तो देखिए अलग बात रही, लेकिन जोशी जी ने भी कम खतरे नहीं उठाए। उन्होंने व्यवस्था के शिकार रहे वो, लेकिन दोनों के रेंज अलग थी, दोनों के चीजें अलग थी। परसाई जी सड़क के आदमी थे, परसाई जी राजनीतिक प्रतिबद्धताओं से जुड़े लोग थे। उनका जो है वो उनका ये जबलपुर में ये था कि जबलपुर में कई बार दंगे हुए, तो परसाई जी ने वो दंगे रुकवाने के लिए गली गली घूमे। वो काम शरद जोशी जी ने नहीं किया। ना हम आशा भी कर सकते हैं, हर एक व्यक्ति से हर एक चीज की आशा नहीं कर सकते हैं, तो दोनों की तुलना करना ठीक नहीं है। लेकिन शरद जोशी जी भी जो है, जहाँ तक मुझे पता है, उनको अपने लेखन के कारण बहुत कुछ झेलना पड़ा, बहुत समस्याएं उठानी पड़ी और अभाव में जीना पड़ा। अभाव में जीना मतलब कि समस्याएं उठानी पड़ी सत्ता प्रतिष्ठान से। वो भी उन्होंने अपनी भी लड़ाई लड़ी, अलग तरह की लड़ाई लड़ी, लेकिन परसाई की लड़ाई अलग थी। तो पिटना अगर जो है कोई पूर्व शर्त हो जाए, तो हमारे गली मोहल्ले में रोज लोग पिटते हैं, सभी बैंकार कहलाए जाएंगे क्या? असल में सुरेंद्र मोहन जी अपने वकील है मुख्यतः, तो अपने लिए क्लाइंट ढूंढ रहे हैं कि वहां मारपीट हो और लोग हमारे पास केस के लिए आए। नहीं, उनके कहने का मंतव्य ये है, जहां तक मैं समझ पाया हूं, कि धार इतनी तेज हो कि जहां चोट करना व्यंकार चाहता है वहां चोट हो जाए, ताकि लोग तिलमिलाएं, जिनके लिए उनको तिलमिलाने के लिए लिखा गया है। देखिए तो ऐसा है ना कि अलग प्रतिक्रिया होगी ही। नहीं, ठीक है। देखिए ऐसा है ना कि देखिए परसाई जिस समय की फर्स्ट डे 48 में, सन 48 में उन्होंने 25 के आसपास उनका जन्म हुआ था, स्वतंत्रता आंदोलन का समय था। वो पूर्णकालिक व्यंकार थे और उनके अपनी प्रतिबद्धताएं थी। आजकल के अधिकांश लेखक जो है नौकरी पेशा वाले लोग हैं, जिनकी जो है रोजमर्रा की जो आमदनी पे कहीं प्राइवेट नौकरी करते हैं, कहीं सरकारी नौकरी करते हैं, तो उतना जोखिम उठा पाना हर एक के बस की बात नहीं है। अपना अगर जोखिम उठा भी सकता है, लेकिन परिवार का जोखिम उठाना मुश्किल की बात होगी। तो ये अपेक्षा करना जरा बच के जरा हट के, उस तरह की बात है। चलिए, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा और हमारे दोस्तों को भी काफी अच्छा लगा होगा, और मुझे खुशी है कि आपने मुझे समय दिया। नहीं, ये मेरे आप कुछ कह रहे थे शायद। नहीं, मैं भी आभारी हूँ। और आपको संयोग से बताऊं कि कल मैं शाहजहांपुर में जो अपनी किताबें छाट रहा था, तो आपकी भेजी हुई जो मेरे पास किताब है राजनीतिक किराना स्टोर, वो दोबारा मैंने देखी और मैंने सोचा कि इसके भी पंच मुझे इकट्ठा करने हैं। और मुझे अफसोस है कि तब आपने मुझे, जब जबलपुर में था तब मुझे भेजी थी, और अभी तक मैं उस पर कुछ लिख नहीं पाया। तो वो करूंगा। और अपने तमाम दोस्तों का शुक्रिया, और जिन लोगों ने भी मुझे सुना और समय दिया, और आपका शुक्रिया। और आप ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप साधारण लोगों को असाधारण बना रहे हैं। और ये इसके पहले आपने तमाम सारे लेखन किए, तमाम सारे कुछ काम किए हैं, लेकिन कोरोना काल की जो ये उपलब्धि है कि आपने तमाम लोगों का इंटरव्यू लिए, उनकी उन चीज़ों को सामने लाए जो कि लोग कम जानते हैं, तो ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और साधुवाद देता हूँ कि आप ऐसा काम कर रहे हैं। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। नमस्ते, सभी को नमस्ते।